हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, जो कि 5512 प्लस 3284 जो वैकेंसी है उनसे ये रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो उसी के क्रम में आज का ये 14 प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। टोटल इसमें 100 प्रश्न है और इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से पूछे जाने हैं उस तरीके से इसमें जो है समाहित किया गया है। और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर 5 ऑप्शन वाला जो आता है उस हिसाब से है। तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ इस तरीके से दिया गया है। पहला क्वेश्चन कि या र ला वाह ये जो है किस वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, 5 ऑप्शन है, यहाँ पे बताना है आपको कि ये चारों जो है किस वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, या फिर दंत हैं, या फिर तालव्य हैं, या फिर अंतस्थ हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें से क्या है। तो देखिए, ये चारों वर्ण जो लिए गए हैं या दिए गए हैं, ये व्यंजन जो होते हैं इनको कहा जाता है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतस्थ। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, ऊष्म व्यंजन जो दिया गया है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जो तीनों शाह है, ठीक है, तीनों शाह है वो, और एक हा, ये जो है चार वर्ण जो है क्या है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, दंत वर्ग में आते हैं ता वर्ग, मतलब कि त थ द ध न, ये सभी आ जाता है। इसके अलावा ला और ये सात जो है ये भी क्या है, दंत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तालव्य व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें जो है चा वर्ग आ जाता है, मतलब कि च छ ज झ ञ आ जाता है, और इसके अलावा या और ये वाला शा भी आ जाता है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, अभी ऊपर बताया ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं जो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको कहीं भी ऑप्शन मिल जाए तो वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन सी में गा दिया गया है, जो कि ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। ये अगर हम बात करेंगे तो ये स्पर्श व्यंजन, जिसमें का वर्ग आ जाता है, चा वर्ग है। ठीक है, और मतलब ये सभी होते हैं। और इसमें ऊष्म व्यंजन जो है शा सा सा होता है। तो ये आता है आपका किस व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में आता है गा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। इनमें से निर्देशक चिन्ह की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निर्देशक चिन्ह को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर आपको कहीं ऑप्शन में इस तरीके से मिल जाता है तो ये हो जाएगा आपका निर्देशक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन ए क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये ऑप्शन बी जो है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। और सी ऑप्शन में जो लगा हुआ है ये क्या है, सी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ये जो है अल्प विराम का चिन्ह आता है। ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह होता है। ठीक है, जो कि आपको कहीं इस तरीके से अगर कामा नीचे से लगा है तो इसका मतलब ये अल्प विराम हिंदी में इसको कहा जाता है। ठीक है, एक होता है अर्ध विराम। अल्प विराम तो ये हो गया कामा। अर्ध विराम में क्या होता है, ऊपर बिंदी होती है नीचे कामा होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये अर्ध विराम होता है। तो इसमें जो है आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी व्रता नारी थी। वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाक्य दिया गया है, इसमें कहाँ पे गलती की गई है आपको ऑप्शन में देख के बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए तो देखिए, सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी व्रता नारी थी जो लिखा हुआ है, इसमें एक पत्नी व्रता जो लिखा हुआ है ये पार्ट क्या है, ये गलत है, ये त्रुटि है, यहाँ पे एरर है। तो आंसर तो आपका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था पतिव्रता। ठीक है, क्या होना चाहिए था, पतिव्रता, जो कि पत्नी व्रता नहीं होता, पतिव्रता होता है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग उचित जो होगा, क्योंकि सावित्री के बारे में बताना जा रहा है, सत्यवान की पत्नी जो है सावित्री है वो क्या है, एक पतिव्रता नारी थी, ना कि पत्नी व्रता। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा इसमें से लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखिए प्रतिनिधि की बात करेंगे तो वो लिखा जाता है ए पार्ट में, जो दिया गया है ये शुद्ध रूप से, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है। ठीक है, इस वाक्य में बताना है कि हमें जो गरीबों की सहायता करो जो वाक्य है, इसमें गरीब शब्द किस प्रकार यहाँ पे डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो गरीब जो है एक यहाँ पे जाति बता रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि गरीब जो होता है पूरे समुदाय, ये शब्द क्या है, पूरे समुदाय का बोध कराता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
जैसे कि गरीब हो गया, ये जातवाचक है। इसके अलावा अमीर शब्द भी जातवाचक के अंतर्गत आएगा। व्यापारी शब्द क्या है, ये भी जातवाचक से अंतर्गत आएगा। अधिकारी वर्ग, ये भी क्या है, ये भी आपका जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जातवाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 7 बताना है कि जो करेगा सो भरेगा। इसमें हमें रेखांकित शब्द के बारे में बताना है। रेखांकित शब्द में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो पर है रेखांकित किया हुआ, तो जो को हमें बताना है कि किस प्रकार का शब्द है। क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, कि संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ, कि संबंधवाचक सर्वनाम या फिर गुणवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ये जो प्रयोग किया गया है जो शब्द, ये जो है संबंध बता रहा है यहाँ पे, तो संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों का व्यापारिक पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, वहां पे जो है संबंध वाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन है। काफी में कौन सा विशेषण है, विशेषण की बात कर रहा है काफी। काफी शब्द जो है ये क्या है, तो ये एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि ये परिमाण तो बता रहा है लेकिन काफी में कोई निश्चितता नहीं बता रहे, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के रूप में ये उदाहरण है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे इस वाक्य दिया गया, इसमें थी शब्द बताना है कि किस प्रकार की क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये देखिए जो थी है, था है, थे, ये जो प्रयोग होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, ये योजक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। योजक क्रिया, दो योजक दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे, ठीक है। जो योजक दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे उसे संबंध द्योतक या फिर योजक क्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, योजक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। इसमें से मध्यम पुरुष तू जो शब्द है इसका बहुवचन बताना है। तो देखिए मध्यम पुरुष का सही बहुवचन होता था इसमें से तुम लोग, ठीक है, तुम लोग। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब आप देखिए तुम लोग, इसमें देखिए आप लोग लिखा तो गलत हो जाएगा, तुम लोगों लिखा ये भी गलत है, ये लोग ये भी लिखा है और हम ये भी गलत है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाइनली ई पार्ट करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा तुम लोग, ठीक है। बहुवचन क्या बनेगा, तुम लोग बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप लोग आदर सूचक आपका बहुवचन है, ठीक है। आप लोग किसका बहुवचन है, ये आपका बहुवचन होता है, आप लोग। इसके अलावा हम जो है ये उत्तम पुरुष मैं का क्या है, बहुवचन रूप है, ठीक है। हम क्या है, उत्तम पुरुष जो है मैं है उसका बहुवचन है, और तू मध्यम पुरुष का बहुवचन तुम लोग होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, ठीक है। से में बताना है कौन सा कारक इसमें लगा हुआ है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए यहाँ पे गिरना का क्या हो रहा है कि यहाँ पे अलगाव की स्थिति दर्ज हो रही है, ठीक है। मतलब वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर कर अलग हो रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा कारक हो जाता है, तो अपादान कारक का यह उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक का जो परसर्ग होता है वो क्या होता है, अपादान का होता है से, और वो भी अलग होने की स्थिति में क्या हो जाता है, यहाँ पे अपादान कारक का अर्थ हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द का इसमें से उदाहरण है। संकर शब्द बताना है। देखिए संकर शब्द की अगर हम बात करेंगे तो संकर शब्द वह होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द होते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो नारिकेल संकर शब्द नहीं है, यहाँ पे नारिकेल जो है तत्सम शब्द है। नारिकेल किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। चुगलखोर ये है आपका संकर शब्द, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। संकर शब्द क्या है, चुगलखोर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो थानेदार हो गया, रेलगाड़ी हो गया, टिकट घर हो गया, ये सभी क्या है आपके संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। अन्य ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आतिशबाजी और लफंगा दो शब्द और दिया गया है। तो ये मतलब आतिशबाजी किस प्रकार का शब्द है, तो आतिशबाजी जो होता है ये आपका विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। कौन से शब्द के अंतर्गत आएगा, ये विदेशी शब्द है। और लफंगा जो है ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका देशज शब्द है, देशी शब्द है। तो इस प्रकार ये चीजें हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित जो है विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी। अब यहाँ पे हमें बताना है कि किस में, अब जो रेखांकित किया हुआ वो कमी,
कमी में जो है रेखांकित किया हुआ है, तो इसमें बताना है कि हमें क्या जो है विकल्प सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे तो कमी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वो ऑप्शन में दिया गया है, मतलब और क्या लिख सकते हैं जिससे जो है क्या हो जाए, इस वाक्य का अर्थ ना बदले। तो यहाँ पे देखिए कमी का अगर हम लिख दें यहाँ पे ह्रास, ठीक है, ह्रास, तो ह्रास मीन्स कमी भी होता है, तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसके लिए राइट है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस किस में निर उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग बताना है, इनमें से किस में लगा हुआ नहीं है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर की बात करेंगे तो देखिए अगर आपके ऑप्शन ए दिख रहे हैं, निशेष जो लिखा हुआ है इसमें क्या है, निर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बल्कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, निह उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहीं पर हो जाएगा आपका आंसर ए पार्ट। बाकी निर्बल, निर्देश, निर्वाह, इसके ये सभी शब्द में क्या है, निर उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए कृष, कृष का बताना है कि इसमें से क्या विलोम इसमें से होगा। ठीक है, कृष विटप दिया गया, हष्ट पुष्ट दिया गया, केश दिया गया, भव दिया गया, तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या बताना है, कृष मतलब होता क्या है, तो पहले ये जानिए, कृष मतलब होता है दुबला पतला, क्या होता है, दुबला पतला। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा हृष्ट पृष्ठ, हृष्ट पुष्ट, जो कि दिया गया है बी ऑप्शन, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सौदामिनी दिया गया है और बताना है हमें ऑप्शन में दारा है, विद्युत है, गंगोत्री है, व्यापारी है, तो यहाँ पे हमें पर्यायवाची बेसिकली बताना है। अब सौदामिनी का इनमें से क्या पर्यायवाची हो जाएगा, तो यहाँ पे विद्युत हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी विद्युत का पर्यायवाची सौदामिनी होता है, बिजली है, तंडित है, चंचला, चपला, दामिनी, ये सभी जो है आपके किसके पर्यायवाची होते हैं, विद्युत के पर्यायवाची होते हैं। गंगोत्री जो है ये गंगा का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची। गंगा के अन्य पर्यायवाची में भागीरथी, ठीक है, जानवी, जानवी, इसके अलावा आप देखेंगे त्रिपथगा, त्रिपथगा ये भी क्या होता है, गंगा का पर्यायवाची होता है। सुरसरी, सुरसर, सुरसरी गंगा का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा देव नदी, देव नदी भी गंगा का पर्यायवाची है। देवपगा, देवपगा ये भी क्या है, गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, व्यापारी का पर्यायवाची में व्यवसायी आ जाता है। ठीक है, व्यापारी का पर्यायवाची क्या है, व्यवसायी आ जाता है। इसके अलावा सौदागर, व्यवसायी, सौदागर, साथ ही साथ आपड़िक, आपड़िक, आपड़िक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यवसायी, व्यापारिक का जो है पर्यायवाची क्या होता है, आपड़िक। चलिए पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन 17 में बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 में कि पंच शब्द के अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं। तो देखिए पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द 5 होता है, ग्राम सरपंच ये भी होता है, निर्णय लेने वाला ये भी होता है, पंचानन नहीं होता, तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, पंचानन शब्द जो है क्या है, इसके अगर हम देखेंगे अनेकार्थी में तो ये सिंह का अनेकार्थी है। ठीक है, सिंह, शिव, इसका अनेकार्थी शब्द एक शिव होता है और एक होता है विद्वान, तो इस प्रकार ये नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अनिल और अनल शब्द का युग्म का अर्थ बताना। ठीक है, अनिल मीन्स क्या होता है और अनल मीन्स क्या होता है, तो अनिल जो होता है, अनिल, अनिल मतलब कि हवा, ठीक है, और अनल जो होता है, अनल मतलब आग, तो यहाँ पे हवा और आग ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसको हम कहते हैं निराकार, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए पौ प्लस अन को संधि करने पर क्या बनेगा, पौ प्लस अन को जब संधि करेंगे तो ये बन जाता है पावन। ठीक है, पावन बनेगा, और ये अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, तो ये अयाद संधि का उदाहरण है। आमरण में कौन सा समास है, अगला प्रश्न बताना है, तो देखिए आमरण में अगर हम देखेंगे तो आमरण, आमरण में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव, और देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार यहाँ पे ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आमरण में अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि अव्ययी भाव समास जो होता है उस समासिक पद का प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है और अव्यय भी होता है, तो यहाँ पे अव्यय बड़ा आ लगा हुआ है और ये प्रधान भी है, तो इस प्रकार यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है इनमें से। ठीक है, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद हमें बताना है, यहाँ पे कौन सा जो है वाक्य के भेद के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए वाक्य के अनुसार आपका भविष्य उज्जवल है, ये क्या कहने की व्यक्ति कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न तो होगा नहीं, ये प्रश्न तो कर नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक तो होगा नहीं। निषेध, निषेध मतलब निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में निषेध कहते हैं, तो ये नकारात्मक तो है नहीं। आपका भविष्य उज्जवल, इसमें आज्ञा भी नहीं दिया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इच्छा जताई जा रही है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य।
रस सूत्र के जनक किसे माना जाता है? रस सूत्र के जनक कहा जाता है भरतमुनि को। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, रस सूत्र के जनक, इनके अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। ठीक है, जबकि काव्य में रसों की संख्या कितनी है? 9 है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ रस किस रस को कहते हैं? तो वो रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है सर्वश्रेष्ठ रस की संज्ञा दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में अलंकार बताना है। तो यहाँ पे देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे देखिए तो आंसर हो जाएगा विरोधाभास। जहाँ पे विरोध ना रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहां पे क्या हो जाएगा? विरोधाभास। ठीक है, पहले वाले वाक्य में पापी मनुष्य की बात की रही है और उसके बाद फिर पुण्य की बात किया जाए, राम नाम निकालते, तो इस प्रकार यहाँ पे विरोधाभास दर्शाया जा रहा है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ है मालदार व्यक्ति। ठीक है, गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ क्या है? धनी या फिर मालदार, धनी व्यक्ति। इसका अर्थ क्या है? धनी। अब आप देखेंगे ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ई ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो यहाँ पे अगर देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो जिन्होंने रचना की है, नाम क्या है उसका? माटी की मूर्तें हैं। तो ये किस विधा से संबंधित है ये बताना। तो ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, ये क्या है? ये एक रेखा चित्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। माटी की मूर्तें जो है क्या है? एक रेखा चित्र है। इनकी अन्य रचनाएं देख लीजिए बेनीपुरी की, तो इनकी निबंध है। निबंध में पहला है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब जो है लिखा गया है बेनीपुरी के द्वारा, जो कि एक निबंध है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, जैसे इसमें पूछा गया कि इसमें से क्या है, तो इसमें से ये रेखा चित्र है। ठीक है, तो गेहूं और गुलाब क्या है? इनका एक निबंध है। और इनका एक संस्मरण है। संस्मरण जो है उसका नाम है जंजीर और दीवारें। ठीक है, क्या नाम है? जंजीर और दीवारें। जंजीर और दीवारें जो है इनका एक संस्मरण है। इसके अलावा इन्होंने यात्रा वृतांत में लिखा है पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो उड़ते चलो। और उनकी नाटक एक है जो कि है सीता की माँ। ठीक है, नाटक का क्या नाम है? सीता की माँ, जो कि एक नाटक लिखा गया है, ये नाटक है। और इसके अलावा एक है अम्बपाली। अम्बपाली तो ये बेनीपुरी के बारे में है, जो इसमें से इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक क्या है? गद्यांश। आप लोग को गद्यांश पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर आप लोग जो है किस पर आइएगा? क्वेश्चन पर। हम चलते हैं क्वेश्चन पर। गद्यांश से पहला क्वेश्चन है कि उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि, क्यों उल्लेख किया गया है? तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा ए पार्ट। अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके, तो इसलिए उल्लेख किया गया है, तो आंसर ए पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, इसमें से क्या आवश्यक है? तो आप जब क्वेश्चन के गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पे सी आंसर इसका सही हो जाएगा, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? तो गद्यांश के अनुसार सदाचार के नियमों पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो डी पार्ट हो जाएगा। व्यवहारित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाता है आचरित। क्या हो जाता है? आचरित हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? इनमें से। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो 46 का है वो मतलब जीएस का है, वो किसका है? इसमें पूछा गया कि हर्षवर्धन की राजधानी इनमें से कौन सी थी। और ये क्वेश्चन अभी आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी पिछले मतलब ये बीपीओ के पहले जो पेपर हुआ उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हर्षवर्धन की राजधानी बताना, तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या हो जाएगा? इसमें से देखिए पाटलिपुत्र दिया गया, तो पाटलिपुत्र तो थी नहीं, अमरावती भी नहीं थी, वैशाली भी नहीं थी, और मगध भी नहीं थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ई पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं था। अब ये देखिए एग्जैक्ट जब आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन की राजधानी अगर हम बात करेंगे तो देखिए राज्यवर्धन जो थे, इनकी मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में जो है हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन ने जो है शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, और कन्नौज को अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसी को जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था।
तो इसलिए इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, कन्नौज थी। और ये याद रखिएगा, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था, कन्नौज था। और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, शिलादित्य के नाम से, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अथवा विधेयक प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था, इनमें से बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1928 में मोतीलाल नेहरू कौन थे, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ठीक है। तो इन्होंने 1928 में समिति के द्वारा अधिकारों का बिल जो है विधेयक इन्होंने प्रस्तावित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। और इस रिपोर्ट में इन्होंने अन्य सिफारिशें की थी, जैसे कि इन्होंने कहा था कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके माध्यम, इस बिल के माध्यम, अधिकारों के बिल के माध्यम से कहा था डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। दूसरा इन्होंने इसमें सिफारिश किया था कि भारत का एक संघ हो जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। गवर्नर जनरल की स्थिति जो है संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी। तो ये बातें इनके माध्यम के द्वारा अधिकारों के बिल अधिनियम के द्वारा कही गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से बताना है कि पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है, ठीक है। इनमें से कौन सा पेड़ है जो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। तो जो दवा मलेरिया के लिए बनाई जाती है वो पेड़ है सिनकोना, ठीक है। कौन सा पेड़ है, सिनकोना का पेड़, जिसकी छाल से जो है उपयोग करके मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती है। और ये आम तौर पर ये पेड़ किस राज्य में पाया जाता है भारत में, अगर पूछ लिया तो ये भी याद रखिएगा, केरल राज्य में ये पेड़ जो है प्राप्ति होती है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP जिसको कहा जाता है, इसको कौन मंजूरी देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य जो है FRP को कौन मंजूरी प्रदान करता है। तो देखिए इस गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य मतलब FRP, एक होता है MSP, एक होता है FRP, गन्ने का मूल्य के लिए FRP। तो इसकी मंजूरी जो दिया जाता है वो आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए, ठीक है। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो दरबारी चिकित्सक थे उनका नाम क्या था। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो कनिष्क थे ये किस वंश के थे, तो ये कुषाण वंश के थे, ठीक है। कुषाण वंश के कनिष्क थे। इनके दरबार में चिकित्सक जो थे उनका नाम था चरक, क्या नाम था, चरक नाम था। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो थे ये आयुर्वेदिक के प्रख्यात विद्वान और कनिष्क के क्या थे, राज वैद्य थे। चरक कृत जो है चरक संहिता इन्होंने लिखा है, जिसमें औषधि शास्त्र के लिए जो है सबसे प्राचीनतम रचना मानी जाती है। तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए पार्ट सॉरी सी पार्ट हो जाएगा, चरक हो जाएगा। अब इसके अलावा कनिष्क के राजसभा में नागार्जुन रहते थे, ठीक है। पार्श रहते थे, वसुमित्र रहते थे, ठीक है। इसके अलावा संघरक्ष भी विद्वान, ये सभी विद्वान थे। तो ये सब उन्हीं के राज्य में जो है दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के दरबारी कवि थे, ठीक है। तोतिए हिंद जिसको कहा जाता है, तोतिए हिंद। तो ये जो थे अमीर खुसरो, ये किसके दरबार के दरबारी कवि थे ये बताना है बेसिकली। तो देखिए अमीर खुसरो जो थे ये इन्हें कव्वाली का पिता कहा जाता है, और ये जो है भारत का तोता भी इन्हें कहा जाता है। तो ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, दरबारी कवि थे। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये इन्होंने हिंदी खड़ी बोली का जनक इन्हें माना जाता है। अमीर खुसरो ने जो है 7 सुल्तानों का काल देखा था। अमीर खुसरो जो थे मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी के शब्द का जो है ये जो है खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्म दिया, ठीक है। इन्होंने काव्यात्मक शैलियों में हिंदियों का प्रयोग किया और फारसी की एक नई शैली की रचना की जो सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो इस प्रकार यह हो गया अमीर खुसरो के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। इसमें से राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम संबोधित करने वाले कौन थे। तो देखिए इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यह संबोधन किया गया था सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी, इन्हें
उपाधि क्या दिया गया था? नेताजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम कहा था इन्हें राष्ट्रपिता। और ये कब हुआ था? ये जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनके नाम जारी एक प्रसारण में निर्णायक जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी थी। तो ये चीजें हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। ठीक है, तो राष्ट्रपिता किसके द्वारा सर्वप्रथम कहा गया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र जी के द्वारा कहा गया था। तो ये याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता। ठीक है, ताशकंद समझौता जो कि एक शांति समझौता है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को ये ताशकंद समझौता हुआ था, जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 का था उसके दौरान ये शांति समझौता किया गया था। ठीक है, ताशकंद समझौता जो है ये ताशकंद में किया गया था। और कहाँ पड़ता है, किस देश में? तो ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है ताशकंद। ठीक है, तो वहीं पर ये समझौता हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से अनुच्छेद के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है इनमें से? तो उस अनुच्छेद का नाम बताना है। तो उस अनुच्छेद की बात करेंगे तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 108 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करेगा और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। इसकी अध्यक्षता जो किया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बुलाएगा राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता किया जाएगा लोकसभा के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इनमें से सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से देखा जाएगा तो वो है माजुली द्वीप, जो कि ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की विशाल नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। यह असम राज्य में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 880 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 880 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा है विश्व का। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि इनमें से कौन सी है? तो देखिए, भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है उस जलराशि को कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। और आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो दिया गया है ये छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और लक्षद्वीप को जो है अलग करती है। तो ये भी याद रखिएगा, ये मध्य से गुजरता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, पोंग बांध। पोंग बांध यहाँ पे बताना है कि जो है किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है। इसमें से पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया? पोंग बांध की अगर बात करेंगे तो यह हिमाचल प्रदेश में बना है। किस राज्य में बनाया गया? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ब्यास नदी पर बनाया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पोंग बांध कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। इसी के बगल में, इसी के पास में एक और जलाशय है जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर, तो वो भी याद रखिएगा। मार्मुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो ये पड़ता है बंदरगाह जो है कौन से राज्य में है? ये गोवा में है। मार्मुगांव कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया नहीं है तो ई पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, गोवा में स्थित है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसमें से तरंग दैर्घ्य इसमें से सबसे अधिक किसका होगा? नीला, पीला, हरा या फिर नारंगी का? तो देखिए, ये जो सूर्य का प्रकाश है उसमें जो है 7 प्रकार के रंग के जो है क्या निकलते हैं, मतलब रंग निकलते हैं उसके प्रकाश में। और उसी में जो बैगनी रंग होता है, ठीक है, बैगनी रंग होता है उसका जो है तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है बैगनी। किसका अगर सबसे पूछ लिया जाएगा सबसे कम किसका होता है तो बैगनी रंग याद रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। और इसका प्रकीर्णन अगर पूछा जाएगा तो सबसे अधिक होता है। इसका प्रकीर्णन मतलब कि स्कैटरिंग मतलब फैलना, तो ये सबसे अधिक होता है 7 रंगों में। किसका? बैगनी का। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। किसका अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसमें तरंग दैर्घ्य पूछा गया है
तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हो जाएगा। प्रकीर्णन क्या होगा लाल रंग का, सबसे कम होगा। इसके बाद लाल रंग के बाद आता है इनमें से नारंगी रंग का तरंग दैर्ध्य। लाल के बाद जो है नारंगी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे लाल नहीं दिया गया है, तो इसमें से बताना है किसका होगा, तो इसमें से सबसे ज्यादा नारंगी का होगा। ठीक है, नारंगी का हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या है, डी ऑप्शन से। चलिए, कुकुर खांसी, ठीक है, यानी पर्ट्यूसिस जो कहते हैं या वूपिंग कफ जिसको कहते हैं, ये के संचरण का तरीका इसमें से क्या है। ठीक है, कुकुर खांसी के संचरण का तरीका, फैलने का तरीका क्या है, तो देखिए कुकुर खांसी जो होता है इसके संचरण का तरीका जो होता है वो होता है ड्रॉपलेट, छोटी बूंदें जो होती हैं। मतलब कि कुकुर खांसी जो है खांसने या छींकने या यहाँ तक कि बात करने से जो उत्पन्न सांस में जो बूंदों से फैलता है। ठीक है, सांस जो मुंह से बोलेंगे तो उससे कुछ ड्रॉपलेट या बूंदें निकलती हैं तो उससे फैलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कुकुर खांसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं काली खांसी। क्या कहते हैं, काली खांसी कहते हैं। तो काली खांसी के नाम से भी इसी को ही जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, जो कि एक किश्तवाड़ जिला है जो कि ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी जो बहती है उसी के किनारे ये जो है पड़ता है। बाकी दाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजी नाग नेशनल पार्क, ये सभी भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या करना है, किसको सुरक्षित रखना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य है वो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना है या सुरक्षित करना है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC के विकास को किस स्थान पर मंजूरी दी है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में, ठीक है, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास की मंजूरी प्रदान किया गया। यह जो परियोजना है भारत की 4500 वर्ष ये पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए जो है उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहाँ प्रदेश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है इनमें से। तो देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है इसकी स्थापना किया जा रहा है वाराणसी में, निर्णय लिया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, वाराणसी। और इस परियोजना के लिए जो रुपए आवंटित किया गया है वो 25 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया मिर्जा को किस फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन से फिल्म फेस्टिवल में दिया मिर्जा को जूरी सदस्य के रूप में नियुक्ति प्रदान किया गया है। तो वो है ALTEFF, ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल जो है, इसमें जो है जूरी सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्ति दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग इसमें से किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार जो होते हैं इसको नियंत्रित करने के लिए हम हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आपके आगे कंप्यूटर से क्वेश्चन 66, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर, इसके बाद 20 क्वेश्चन आपके होंगे यूपी स्पेशल। इसके बाद जो है वीडियो को करेंगे एंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉक्स ये होता है, ठीक है, .POT ये भी होता है। AMS पावर पॉइंट का जो है क्या है, एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन। और इसके बाद अगर देखा जाए तो .TOC होता है। और एक्सेल जो SM दिया गया है ये एक्सेल का होता है। तो सभी इसमें से देखा जाएगा तो सभी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, ई पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें से MS ऑफिस का पूछा गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो MS ऑफिस का जो वैध एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .PPTL। ठीक है, ये होता है .PPTL होता है, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि एक्सेलस जो दिया गया है ये एक्सेल का होता है। एक्सेलस क्या होता है, एक्सेल का होता है ये एक्सटेंशन। MS एक्सेल का जो है एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सेलस होता है। .DOC जो दिया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है एक्सटेंशन। और डॉक्स भी जो दिया गया है ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही होता है। इसके अलावा
पीओटी जो है एमएस पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है। पीओटी किसका है? एमएस पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है। तो वैध एक्सटेंशन पीपीटीएल होता है, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन इसका ई ऑप्शन से उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है इसमें से जब आप एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को सेव करें, विकल्प आपको निम्नलिखित में से क्या अनुमति देता है? तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ने के लिए चिन्हित कर सकते हैं आप, और फिर भी चयनित भागों में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। आप अप्रतिबंधित भागों को जो डॉक्यूमेंट खोलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। तो वह ये नियंत्रित करते हैं कि लोग फाइल में किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये अनुमति देता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया एमएस पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में यूज करने में हेल्प प्रदान करता है। उनमें से कौन सा स्टाइल है जो हेल्प प्रदान करता है एमएस पावर पॉइंट में? तो वो है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। कौन सा है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके हम टेक्स्ट या ग्राफिक्स के साथ के एक से अधिक टुकड़े के समान फॉर्मेटिंग, जैसे रंग हो गया, फॉन्ट स्टाइल है, साइज है, बॉर्डर स्टाइल है, इस सभी को शीघ्रता से अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है? इनमें से डेटा एंटर करने के लिए इनमें से कौन से डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए माउस का प्रयोग तो करते हैं इसी के लिए, ठीक है। कीबोर्ड से डेटा एंटर करा जाता है, स्कैनर भी। मॉनिटर से डेटा एंटर नहीं करते हैं। मॉनिटर पर हम क्या करते हैं? डिस्प्ले होता है, मतलब कि हम उस पर डेटा जो एंटर किया होता है उसको देखते हैं मॉनिटर पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर एक क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस होता है जो कि देखने में टीवी की तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखने का कार्य किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? ठीक है, इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है इनमें से? तो वो हो जाएगा टेप ड्राइव, ठीक है। टेप ड्राइव जो होता है एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को रीड और राइट करता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है इनमें से? गेमिंग इंजन है, कंपाइलर है, एसओएस है और मैटलैब है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, वो होता है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया नहीं, इसलिए यहाँ पे ई पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ई पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? तो विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद विंडोज लोड होने पर जो दिखाई देने वाली पहली जो स्क्रीन है उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। आंसर यहाँ पे ए पर राइट है। अगला प्रश्न है 74 नंबर है, जिस हैंडआउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं उसमें स्लाइड कैसे प्रिंट की जाती है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हैंडआउट्स और प्रति पेज स्लाइडों की संख्या सिलेक्ट करते हैं, फिर इंक्लूड कमेंट पेजेस ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रिंट स्लाइड जो है प्रिंट हो जाएगी। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने सेल या रेफरेंस होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल रेफरेंस होते हैं वो होता है 3। कितना होता है? 3 होता है, और सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। पहला उसमें कौन सा होता है? पहला जो सेल रेफरेंस होता है उसका नाम होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो इस प्रकार 3 जो है सेल रेफरेंस होते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, वेब किट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, कौन सा इसमें से होगा ये बताना है। 76 में अगर देखेंगे तो इसमें से हो जाएगा सफारी। सफारी जो होता है ये एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर होता है जिसे एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है, जो ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। ये वेब किट एक वेब ब्राउजर इंजन है जिसका उपयोग सफारी, मेल, ऐप स्टोर, मैकओएस, आईओएस और लिनक्स पर कई अन्य ऐप के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। चलिए, जब किसी वेब ब्राउजर द्वारा HTML फाइल, ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, इस फाइल का अनुरोध किया जाता है तो ये अनुरोध डिफॉल्ट रूप से किसके रूप में होता है?
तो ये होता है जीईटी रूप में, ठीक है, जीईटी रूप में। जीईटी मतलब इसका प्रयोग हम विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीईटी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इनमें से कौन सा है, ठीक है। पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इनमें से बताना है तो वो हो जाएगा passportindia.gov.in होता है, जो कि वेबसाइट है ऑफिशियल। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक साइबर अपराधी या पैठ परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को स्टोर करता है। तो वो कौन सा चीज होता है, तो उसको हम कहते हैं बफर ओवरफ्लो। क्या कहते हैं, बफर ओवरफ्लो कहते हैं, ठीक है। बफर ओवरफ्लो जो होता है एक सॉफ्टवेयर कोडिंग त्रुटि या फिर उसको एरर्स होता है जो बफर ओवरफ्लो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए तथा हैकर्स द्वारा सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए साइबर अपराधी या पैठ परीक्षकों द्वारा अतिरिक्त डेटा का उपयोग किया जाता है तथा मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को जो है स्टोर किया जाता है। तो बफर ओवरफ्लो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उस शब्द का नाम क्या है, तो उसको हम कहते हैं स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी कहा जाता है। अभी वीपीओ में ये मिलान करने में आया था इस तरीके से, स्केलेबिलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। स्केलेबिलिटी आईटी सिस्टम जैसे कि एप्लीकेशन, स्टोरेज, डेटाबेस और नेटवर्किंग के लिए आकार या वॉल्यूम में बदलाव होने पर भी ठीक से कार्य को जारी रखने की क्षमता की माप होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पर राइट हो जाएगा। अब देखेंगे यूपी स्पेशल। पहला क्वेश्चन यूपी का है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, इनमें से, ठीक है। कौन से इसमें से कौन जनपद है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अब यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो बस्ती जो दिया गया, बस्ती जिला कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो इसमें और बाकी जो जिले दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, और वो किससे टच करते हैं, नेपाल देश से टच होते हैं, ठीक है। बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, ये सभी जो है टच होते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा और डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेपाल से कितनी सीमा लगते हैं, तो 7 जिले लगते हैं। नेपाल से कितने जिले लगते हैं, तो 7 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, दिया गया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों में से बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, और दूसरा है उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अब सही हमें कूट उत्तर का प्रयोग करके बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो 9 आर्थिक क्षेत्र दिया गया है, पहले तो ये गलत है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश जो है 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें आपका एक आ जाता है पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, और जिसमें 28 जिले टोटल हैं, और इसके अलावा दूसरा इसमें आता है पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में कितने जिले हैं, 30 जिले हैं। और एक आ जाता है मध्य में, मतलब केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र, जिसमें आपके आ जाते हैं टोटल 10 जिले। और इसके अलावा एक आ जाता है बुंदेलखंड सर्किट, ठीक है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। तो इसमें आपके आ जाते हैं टोटल 7 जिले। तो ये क्या हो गया आपके, गलत हो जाएगा, 9 दिया गया इसलिए गलत है। फिर दूसरा उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र दिया गया, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, इनमें से किशनपुर, सुराहताल, कतनिया घाट, कालेसर, इसमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, तो वो है कालेसर। कालेसर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी किशनपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है। कतनिया घाट ये बहराइच जिले में है। सुराहताल पक्षी विहार या अभ्यारण्य ये पड़ता है बलिया जिला, ठीक है, बलिया जिला। और बाकी कालेसर जो ये उद्यान है ये आपका पड़ता है हरियाणा में, हरियाणा राज्य में। तो इसीलिए ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें मिलान करना है। यहाँ पे मिलान करना है, नगर दिया गया है और नदी दिया गया है, और मिलाना है कि कौन सा नगर किस नदी किनारे स्थित है। जैसे कि चित्रकूट, जो चित्रकूट दिया गया है, जौनपुर है, मथुरा, अयोध्या। तो अयोध्या की बात करेंगे तो सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है, सरयू, ठीक है। और मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा भी जानते हैं, यमुना नदी किनारे।
तो डी का 3 हो जाएगा, D3 यहाँ पर है, D3 यहाँ पर है। फिर सी का मिला लेते हैं, सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर भी नहीं, सी का 1 इन दोनों में है, सी का 1 इन दोनों में, लेकिन डी का यहाँ पे 4 मिला है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, चित्रकूट मंदाकिनी और जौनपुर गोमती नदी के किनारे। तो इस प्रकार मिलान कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी विकास के लिए अभिशाप है इनमें से? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अन्ना प्रथा जो है, इसके तहत जब चैत्र मास में फसल कट कट जाती है तो खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। और यह जो है अन्ना प्रथा किस क्षेत्र में, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में खासकर होता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के कृषि और वानिकी विकास के लिए जो एक प्रकार का ये अभिशाप सिद्ध हुआ है, तो आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश कौन सा शहर शामिल है? तो स्वर्ण त्रिकोण जो बनाया गया है, इसमें एकमात्र शहर जो है वो है आगरा शहर, इसमें शामिल है। तो आगरा हो जाएगा, इसके अलावा इसमें 3 शहर हैं, तो दिल्ली दूसरा हो जाएगा और एक इसमें है जयपुर। ठीक है, तो ये स्वर्ण त्रिकोण के रूप में 3 शहरों को शामिल करके बनाया गया है। इनका आकार जो आता है लगभग त्रिकोणीय आकार का आता है, इसलिए इन्हें स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। ठीक है, ये दौरा जो होता है दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा जाता है, फिर इसके बाद ये जयपुर तक जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है? सबसे बड़ी चीनी मिल लखनऊ, मोदीनगर, देवरिया, गोरखपुर यहाँ पर दिया गया। देखा जाए तो अगर हम बात करेंगे उत्पादन और भंडारण की क्षमता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खतौली में है। खतौली कहाँ पड़ता है? खतौली पड़ता है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर की त्रिवेणी चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। ये 1933 से जो है चालू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई पार्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित से किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? निजामाबाद। ठीक है, निजामाबाद जो है ये कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ जिले में। आजमगढ़ जिले के अंतर्गत निजामाबाद में वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों या फिर इसको कहा जाता है ब्लैक पॉटरी के लिए, तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं इनमें से? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प की बात करेंगे तो कांथा टाके जो है ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं आता। कांथा टाका जो होता है ये अगर हम बात करेंगे तो ये कढ़ाई जो होती है बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? बंगाल में होता है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी इसमें से जरदोजी जो है ये उत्तर प्रदेश का है। संगमरमर पर जड़ना, चिकनकारी तो लखनऊ का विश्व प्रसिद्ध है। तो बाकी सारे हैं, लेकिन कांथा टाका नहीं है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये मार्च 2018 में स्थापित किया गया था और ये हुआ था मिर्जापुर में काम। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? तो ये एक धार्मिक त्यौहार है जो कि ये अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा महर्षि व्यास को समर्पित है। ठीक है, महर्षि व्यास को समर्पित है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया, तो ई पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके अलावा दिया गया है कि दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंधित है? दीवारी पाई डंडा लोक कला जो है ये उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंधित है? और आपका ऑप्शन इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, ब्रज है या पूर्वांचल है? तो दीवारी पाई डंडा जो लोक कला ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे घोड़ा नृत्य होता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में घोड़ा नृत्य ये फेमस है। धुरिया नृत्य ये भी जो है कहाँ पर होता है? आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, देवी नृत्य ये भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड। कानरा नृत्य बुंदेलखंड। कार्तिक नृत्य, तो ये सभी नृत्य आप याद रखिएगा जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो अयोध्या में निर्मित हवाई अड्डा है वो उसका नाम रखा गया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये मत लगा दीजिएगा, ये भी मत लगाइएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका पहले का नाम जो था वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम भी बदल दिया गया। चलिए 94 है, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतह शब्द का अर्थ है जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया? मतलब फतह शब्द किस भाषा से लिया गया ये बताना है। फतह शब्द जो है ये लिया गया है फारसी शब्द, फारसी भाषा से। तो फारसी भाषा का शब्द है फतह,
और ये उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी, तो 30 किलोमीटर दूर आगरा से पड़ता है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन राइट है। चलिए, रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में किसने स्थापित किया था? तो रजा पुस्तकालय की स्थापना किया गया था नवाब फैजुल्ला खां, ठीक है, नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा, जो कि रामपुर जिले में स्थित है। ये 1774 ईस्वी में कब स्थापित किया गया था? 1774 ईस्वी में। उस समय वहाँ के जो नवाब थे फैजुल्ला खां, तो उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। राजा रामपुर रजा पुस्तकालय में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तर प्रदेश जो होता है ये अब उत्तर प्रदेश आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद में, ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। और मध्य क्षेत्रीय प्रदेश में उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। तो ये इतने सारे प्रदेश आते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रीय प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्रीय प्रदेश, उत्तरी क्षेत्रीय प्रदेश और दक्षिणी क्षेत्रीय प्रदेश आते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य हैं। तो आंसर आपको सी पार्ट याद रखना है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है, ये अगर हम बात करेंगे तो ये भगवान शिव की नगरी कहा जाता है वाराणसी को। और यहाँ पे जो ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा ये निर्माण किया गया था, ठीक है। ये लगभग इस मंदिर का जो 3500 वर्ष का जो है लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों पुनः निर्मित किए जाने के बाद जो मंदिर का जो वर्तमान इस समय स्वरूप है, उसका निर्माण 1780 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई के द्वारा, जो कि इंदौर की रानी थी, तो इनके माध्यम से ये अभी करवाया गया था, रानी अहिल्याबाई होलकर ने, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसमें से तो ये किया गया था जो उन्नाव में, ठीक है। कहाँ पर किया गया? उन्नाव जिले में ये किया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। 99 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो पहला जिला जो बना है वो है बरेली जिला। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में जो है इसको विकसित किया जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पे एंड करते हैं। बाकी इसमें एक और प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 15, उसको हम जल्द करवा देंगे। फिर आपको पूरा 15वां प्रैक्टिस सेट का एक साथ जो है वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो उसको आप पूरा मैराथन टाइप, जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।